आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संस्कृति। और आप समझिए संस्कृति का क्या अर्थ है। संस्कृति जो है और संस्कृति और संस्कृत दोनों ही संस्कार से बने हैं। संस्कार का अर्थ होता है कुछ कृत्य करना या अनुष्ठान करना। संस्कृत का अर्थ हुआ यानी इसका अर्थ यह हुआ कि विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति। अगर हम दूसरे अर्थ में देखें संस्कृत का तो ये होता है कि संस्कृत जो है संस्कार से बना। संस्कार का अर्थ होता है शुद्धि, संस्कार का अर्थ शुद्धि की क्रिया से लिया जाता है। यहाँ शुद्धि का अभिप्राय पवित्रता से न होकर बल्कि उन विशेषताओं और गुणों को ग्रहण करने से होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनने की जिन बहुत सारी विशेषताओं और गुणों को ग्रहण करता है उसी की संपूर्णता का नाम ही संस्कृति है। अगर हम यहाँ बात करें संस्कृत की परिभाषा की तो संस्कृत की जो परिभाषा है आप नोट कीजिएगा। सब संस्कृत की जो परिभाषा है वो हर्स्कोविट्ज़ के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, हर्स्कोविट्ज़ के अनुसार संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। हर्स्कोविट्ज़ की पुस्तक का नाम है मैन एंड हिज वर्क्स। इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी नोट कर लीजिए, हिज वर्क्स है। इनकी परिभाषा दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार जो है जीवन के प्रकाश एवं कोमलता को संस्कृत, मैथ्यू अर्नाल्ड कहते हैं जीवन के प्रकाश एवं कोमलता को संस्कृत कहते हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड जो है अल्पसंख्यक संस्कृत का भी उल्लेख करता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। मैथ्यू अर्नाल्ड जो है वो अल्पसंख्यक संस्कृत की भी उल्लेख करता है। हम बात करें बोगार्ट्स की परिभाषा तो बोगार्ट्स कहता है संस्कृति किसी समूह के कार्य करने व सीखने की समस्त विधियों को कहते हैं। हम जो है वो पीके आचार्य की जो परिभाषा है, पीके आचार्य जो कहता है संस्कृति, वो कहता है संस्कृति संस्कार करने की क्रिया और होने की दशा है। हम बात करें लैंडिस की, पीएच लैंडिस हैं। लैंडिस जो है जो परिभाषा देता है संस्कृति की, वो कहता है संस्कृति वह संसार है जिसमें व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता है, फिरता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। हम बात करें जोसेफ फीचर है। इन्होंने जो परिभाषा दिया वो दिया संस्कृति एक पर्यावरण है। हम मजूमदार और मदान की परिभाषा देखें, मजूमदार एवं मदान ने जो परिभाषा दिया वो कहा लोगों के जीने के ढंग को ही संस्कृत कहते हैं। लोगों के जीने के ढंग को ही संस्कृत कहते हैं। संस्कृति एक पर्यावरण है, जोसेफ फीचर कहता है। ठीक, अगर हम बात करें रेडफील्ड की तो रेडफील्ड जो परिभाषा देते हैं, रेडफील्ड कहता है कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ की बात करता है। रेडफील्ड स्टाइल ऑफ लाइफ की बात करता है। रेडफील्ड स्टाइल, संस्कृत किसी समूह के समाज के सदस्य की एक जीवन शैली है। स्टाइल ऑफ लाइफ रेडफील्ड बात करता है, ध्यान दीजिएगा। और वे ऑफ लाइफ, दो चीज याद कीजिएगा, स्टाइल ऑफ लाइफ जो है वो रेडफील्ड करता है और वे ऑफ लाइफ की बात जो है वो लिंटन करता है। कि आप यानी ऐसे आप याद कर लीजिए, स्टाइल ऑफ लाइफ यानी आर वे यल, यानी आप यस आर याद कर लीजिए, डब्ल्यू यल, इसे वे लिंटन है, स्टाइल है रेडफील्ड, इसे आपको याद हो जाएगा। ठीक, अगर हम टोटल वे ऑफ लाइफ की बात करें, टोटल वे ऑफ लाइफ की बात करें तो टोटल वे ऑफ लाइफ की बात जो है वो मैग्नोवस्की करता है। अगर हम बात करें डेविड बिडने की परिभाषा, तो डेविड बिडने जो है सोशियो फैक्ट, एग्री फैक्ट और मेंटी फैक्ट्स की बात करता है। अगर हम रॉबर्ट बीरस्ट्रीट की बात करें, ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट बीरस्ट्रीट की परिभाषा जो है बीरस्ट्रीट की है,
रॉबर्ट ब्रिस्टिट, जिनकी पुस्तक है द सोशल ऑर्डर। ठीक है, रॉबर्ट ब्रिस्टिट क्या कहता है, संस्कृत वह संपूर्ण जटिलता है जिस पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्यों में नाते अपने पास रखते हैं। ये रॉबर्ट ब्रिस्टिट की परिभाषा है। अगर हम बात करें हावेल की, ध्यान दीजिएगा हावेल की, तो हावेल जो है, हावेल जो कहता है परिभाषा वो ये देता है, संस्कृत सीखे हुए व्यवहार की वह समग्रता है जो किसी समाज की एक विशेषता है। अगर हम देखें लिंटन की परिभाषा, लिंटन जो है, लिंटन जो परिभाषा देता है वो कहता है संस्कृत वह संपूर्ण जटिलता है इसमें वो सभी पद सम्मिलित होते हैं, यानी ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून आदि पद सम्मिलित होते हैं। तो ये परिभाषा लिंटन की है। तो और अगर हम देखें आपका केसीरर ने इसको नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति को माना, संस्कृत माना, ये भी ध्यान रखिएगा। केसीरर ने नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति को माना। वहीं ब्रूम एंड सेल्जनिक ने संस्कृत को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार करते हैं। ब्रूम और सेल्जनिक हैं, ध्यान दीजिएगा, ब्रूम और सेल्जनिक हैं जो कि बात करते हैं कि संस्कृत को सामाजिक विरासत के रूप में। तो चाहे हम अरस्टोविट्ज की बात करें, मैथ्यू अर्नाल्ड की बात करें, बोगार्ट्स की बात करें, पी के आचार्य की बात करें, रेडफील्ड की परिभाषा देखें या लिंटन की देखें या मजूमदार मदान की देखें और मैलिनोव्स्की है, लैंडिस है, रॉबर्ट ब्रिस्टिट की परिभाषा देखें, तो ये है। ट्रूखोन ने संस्कृत की जो है 108 परिभाषाएं संकलित किया था। ट्रूखोन की परिभाषा एक और है, ट्रूखोन कहता है डिजाइन फॉर लिविंग की बात करता है। ट्रूखोन की जो परिभाषा है वो डिजाइन फॉर लिविंग की बात करता है और व्यक्ति की भाव, विचार और क्रिया का, यानी पर फेयरचाइल्ड की परिभाषा है, फेयरचाइल्ड की भी नोट कर लीजिएगा। फेयरचाइल्ड की जो परिभाषा है, फेयरचाइल्ड की कहता है कि प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त और संचालित सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए सामान्य नाम ही संस्कृत है। इनकी पुस्तक का नाम है डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, अभी नोट कर लीजिएगा। रूथ बेनेडिक्ट की पुस्तक है पैटर्न्स ऑफ कल्चर, ठीक है, और वो कहते हैं जो संस्कृत होती है व्यक्ति की भाव, विचार और क्रिया का एक सुस्थिर प्रतिमान है। ठीक, ये भी है। और रेडक्लिफ ब्राउन जो है संस्कृत को व्यक्तित्व का प्रतीक पक्ष मानता है। रेडक्लिफ ब्राउन जो है संस्कृत को व्यक्तित्व का प्रतीक पक्ष मानता है। अगर हम बात करें संस्कृत की विशेषताओं पर, ध्यान दीजिएगा, ये तो परिभाषाएं थी। अगर हम बात करें इसकी विशेषताएं तो आप नोट कर लीजिए। पहली विशेषता इसकी है कि संस्कृत जो है, संस्कृत इसकी जो विशेषताएं हैं, ठीक, संस्कृत सीखा हुआ व्यवहार, आप कहते हैं संस्कृत नोट कर लीजिएगा, संस्कृत सीखा हुआ व्यवहार है, सीखा हुआ, संस्कृत सीखा हुआ व्यवहार है। दूसरा, संस्कृति मानव निर्मित होती है। तीसरा, संस्कृति संचारशील होती है, संस्कृति, नेक्स्ट पॉइंट, संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, संस्कृति प्रत्येक समूह के लिए आदर्श होती है। प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, नोट कर लीजिएगा, संस्कृति होती है। संस्कृति अधिवैयक्तिक और अधिसावीय होती है। संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिसावीय होती है।
अगर हम बात करें संस्कृत सीखा हुआ व्यवहार, संस्कृत जो होती है वो हम सीखते हैं, वो जन्मजात नहीं होता। हम जिस समाज में जन्म लेते हैं उसकी संस्कृत को हम धीरे धीरे समाजीकरण के माध्यम से सीखते हैं, सीखा हुआ व्यवहार होती है। ठीक, बोलना, चलना, उठना, बैठना, अभिवादन करना, ये सब है, ये संस्कृत सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृत मानव निर्मित होती है। मनुष्य में कुछ ऐसी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं हैं जिसके कारण से वो संस्कृत का निर्माण कर पाया है। कुछ शारीरिक विशेषताएं ऐसे जैसे हाथों का लचीलापन, हाथ घुमा सकते हैं, अंगूठे की स्थिति, गर्दन, ठीक है, और विकसित मस्तिष्क, इसके कारण से वो संस्कृत का निर्माण कर पाया है। इसलिए संस्कृत कहते हैं संस्कृत मानव निर्मित होती है। संस्कृत जो होती है संचारशील होती है। संस्कृत हम भाषा के माध्यम से हम पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित भी करते रहते हैं और संचारशील भी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित भी होती है। संस्कृत समूह के लिए आदर्श होती है। प्रत्येक जो संस्कृति है, या हिंदू है, इस्लाम है या क्रिश्चियन है, तो उनके समूह के लिए वो आदर्श होते हैं, उसके पालन चर्चा करते हैं। संस्कृति जो होता है प्रत्येक समाज की, क्योंकि जो अपनी एक विशिष्ट हिंदू समाज की अपनी अलग संस्कृति है, क्योंकि भाषा जो भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं और उस भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप जो समाज जिस समाज में जो रहता है वो उसकी संस्कृति अपनी एक उसकी विशिष्ट होती है अन्य की अपेक्षा, जिसमें कहते हैं प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिशाली होती है, क्योंकि संस्कृत जो है अधिवैयक्तिक मतलब होता है कि व्यक्ति से अधिक महत्व होता है। और क्योंकि संस्कृत का उपयोग किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति मर जाने पर संस्कृत में समाज होता है, इसलिए समूह का होता है। तो व्यक्ति जो होता है वो यानी अधिव्यक्ति इसलिए, क्योंकि व्यक्ति संस्कृत जो है वो केवल व्यक्ति जो है केवल एक भाग का उपयोग कर सकता है, संपूर्णता का नहीं कर सकता है। इसलिए किसी एक व्यक्ति का संस्कृत नहीं होता, वो पूरे संपूर्ण समूह का होता है। इसलिए इसको हम अधिव्यक्ति कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति से अधिक महत्व होता है, इसलिए अधिव्यक्ति कहते हैं। अधिशाली इसका उपयोग, इसका जो प्रयोग किया था, इसकी विशेषता अधिव्यक्ति को अधिशाली की बात जो किया था हर्बर्ट स्पेंसर और लिपर्ट ने किया था। इसका प्रयोग स्पेंसर और लिपर्ट ने किया था, यानी शरीर से अधिक महत्व है शरीर से, क्योंकि मनुष्य की में जो शारीरिक मानसिक क्षमताएं, शारीरिक विशेषताएं, मानसिक क्षमताएं जिनके कारण से संस्कृत का निर्माण किया है, जो शरीर से ऊपर है, इसलिए कहते हैं अधिशाली है। तो ये संस्कृत की जो विशेषताएं हैं, सीखा हुआ व्यवहार है, मानव निर्मित है, संचारशील होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, समूह की आदर्श होती है और प्रत्येक समाज की अपनी विशेष संस्कृति होती है। संस्कृत अधिव्यक्तिक एवं अधिशाली होती है। अगर हम बात करें संस्कृत के प्रकार की, संस्कृत के अगर हम प्रकार की बात करें संस्कृत की, तो आंगन जो है वो दो प्रकार की संस्कृति का उल्लेख करता है। एक भौतिक संस्कृति, दूसरा अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, ध्यान दीजिएगा, भौतिक और अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति आंगन है, आंगन की पुस्तक है सोशल चेन, जो कि 1922 में प्रकाशित होती है। ध्यान दीजिएगा आप सब, सोशल चेन है जो कि 1922 में होती है। और जब भौतिक संस्कृति है क्या, भौतिक संस्कृति जिसको हम छू सके, दे सके, जान सके और माप सके, वो भौतिक संस्कृति कहती है। और अभौतिक जिसको हम छू न सके, देख न सके, जान न सके, वो भौतिक है। ठीक, भौतिक यानी कि भौतिक संस्कृति क्या हुआ, मूर्त हुआ, अभौतिक संस्कृति क्या हुआ, अमूर्त हुआ। यानी जब हम इनकी पुस्तक सोशल चेन में इन्होंने आंगन में सांस्कृतिक विलंबना शब्द का भी प्रयोग किया है। सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ ये होता है, सांस्कृतिक विलंबना, ध्यान दीजिएगा, सांस्कृतिक जो विलंबना है, विलंबना जो है सांस्कृतिक विलंबना, ये आंगन उल्लेख करते हैं सोशल चेन में 1922 में। जब एक संस्कृति की तुलना में दूसरी संस्कृति पीछे रह जाती है तो वही सांस्कृतिक विलंबना होता है। यानी कि जब, क्योंकि हमारी जिस हिसाब से भौतिक संस्कृति में परिवर्तन होता है तेजी से, उतनी तेजी से अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर एक संस्कृति आगे निकल जाती है, दूसरी पीछे रह जाती है। इसी को हम सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। इसका उल्लेख आंगन ने किया था, ध्यान दीजिएगा। और दूसरी अगर हम बात करें तकनीकी विलंबना, ये भी ध्यान दीजिएगा, तकनीकी विलंबना जो है वो बात करते हैं मैकआइवर एवं पेज, बात करते हैं मैकआइवर एवं पेज उल्लेख करते हैं। और एक है टेंडम विलंबना, टेंडम विलंबना है, ध्यान दीजिएगा, टेंडम विलंबना। ये स्टुअर्ट चेज बात करते हैं, स्टुअर्ट चेज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सांस्कृतिक विलंबना आंगन है और
तकनीकी विलंबना मैकआइवर पेज है। टेंडम विलंबना स्टुअर्ट चेज है। टेंडम विलंबना स्टुअर्ट चेज है। और खटकाना है टेंडम विलंब स्टुअर्ट चेज करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम ये हम बात करें कि ध्यान दीजिएगा, संस्कृत की अगर हम बात करें अवस्थाओं की, संस्कृत की अवस्थाओं की बात करें अगर हम, तो संस्कृत की जो अवस्थाएं हैं आप सब नोट करते रहिएगा। संस्कृत की जो अवस्थाएं हैं वो मार्गन जो बात करता है, मार्गन जो बात करता है, मार्गन जो है अरण अवस्था, बर्बर अवस्था और सब अवस्था की बात करता है। अरण बर्बर और सब अवस्था की बात मार्गन करता है। ठीक। और स्पेंसर जो है वो बात करते हैं शिकारी पशु शिकारी है, पशु है, ध्यान दीजिएगा, पशु है, पशु अवस्था, कृषि अवस्था और औद्योगिक अवस्था। शिकारी अवस्था, पशु अवस्था, कृषि और औद्योगिक अवस्था, ये स्पेंसर बात करते हैं। दुबे जो है वो बात करते हैं, कैसी दुबे हैं, दुबे आदि पाषाण, पूरा पाषाण, नवपाषाण, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग की बात करते हैं, अगर हम बात करें अरण अवस्था, मार्गन जो है ये जंगली अवस्था है। ठीक, यहाँ शिकार करना है, करना है, अवस्था की बात है। बर्बर पशुपालन और कृषि कार्य होता है, सब यहाँ भाषा और लेखन की प्रारंभ हो जाती है। शिकारी अवस्था, यहाँ शिकार करनी है, पशु कृषि औद्योगिक है। आदि पाषाण काल दुबे के अनुसार ध्यान दीजिएगा, दुबे ने आदि पूरा पाषाण, नवपाषाण, ताम्र युग, कांस्य और लौह की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मार्गन अरण बर्बर और सब की बात करता है। स्पेंसर शिकारी पशु कृषि और औद्योगिक अवस्था की बात करता है। जो संस्कृत की अवस्थाएं कभी पूछते स्टेट कौन किया, तो आप ध्यान रखिए। आदि पाषाण में क्या होता है, भद्दे औजार होते हैं, पत्थरों के औजार और भद्दे औजार होते थे। पूरा पाषाण में जो है थोड़े नुकीले और सुडोल की औजार का निर्माण हुआ। नवपाषाण यहाँ कृषि युग प्रारंभ हुआ। ताम्र युग यहाँ तांबे के बर्तनों को बनाना शुरुआत हुई। कांस्य युग यहाँ कांस्य की बर्तनों का, लोहे की बर्तनों का, ये ताम्र आदि पूरा नव ताम्र कांस्य लौह की बात होती है। अगर हम बात करें संस्कृत की उपादान या अंग की, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत के उपादान और अंग जो हैं वो जो है संस्कृत के उपादान या अंग, कंपोनेंट्स के उपादान या अंग जो है, ठीक। तो सांस्कृतिक जो उपादान या अंग है, एक है सांस्कृतिक तत्व है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सांस्कृतिक संकुल की बात की जाती है, संकुल। तीसरा सांस्कृतिक क्षेत्र की बात होती है। चौथा सांस्कृतिक प्रतिमान की बात होती है, सांस्कृतिक प्रतिमान। अब ध्यान दीजिएगा, सांस्कृतिक तत्व अपने आप में कोई अखंड व्यवस्था नहीं है, ये अनेक छोटी छोटी इकाइयों या तत्वों से मिलकर बना होता है। इन इकाइयों या तत्वों को हम सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। जैसे मोबाइल, ये मोबाइल, तो ये पूरी मोबाइल सांस्कृतिक तत्व है। ऐसे घड़ी, ये पूरी सांस्कृतिक तत्व है। अगर इसके पार्ट्स, इसके क्लास, इसके सब अलग कर दिया जाए तो इस मोबाइल का कोई अस्तित्व नहीं है। इसे घड़ी का अलग कर दिया जाए तो पूरा संपूर्ण घड़ी या पूरा मोबाइल ही सांस्कृतिक तत्व है, ठीक। ऐसे मेज, कुर्सी, फैन, ये आपके संपूर्ण संस्कृति है। तो सांस्कृतिक तत्व अपने आप में अखंड व्यवस्था नहीं है, अनेक छोटी छोटी इकाइयों या तत्वों से मिलकर बना होता है। इन इकाइयों तत्वों को हम
सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। सांस्कृतिक संकुल, जब सांस्कृतिक तत्व आपस में घुल मिल जाते हैं तो वहाँ संकुल का निर्माण होता है, कल्चरल कॉम्प्लेक्स का होता है। जैसे स्त्रियों का सौंदर्य संकुल, उनकी चाहे वो लिपस्टिक है या उनकी बिंदी टिकली, ये सारे पाउडर जो उनकी काफी जो यानी कि सौंदर्य प्रसाधन है, वो अगर जुड़ जाता है तो उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है, वो सांस्कृतिक संकुल है। सांस्कृतिक क्षेत्र, जब सांस्कृतिक तत्व कई क्षेत्रों में फैल जाते हैं तो वहाँ सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण हो। अब यहाँ सांस्कृतिक क्षेत्र में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किसने कितने क्षेत्र का उल्लेख किया, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, तो आप इस तरह याद रख दीजिएगा। सी क्रोबर जो है वो 6 की बात करता है। विस्लर W है यहाँ पर, आप याद करना चाहते हैं CBY याद कर लें, लेकिन विस्लर है, विस्लर बात करते हैं वो 9 की बात करते हैं। क्रोबर, विस्लर, CBY, वाई याद कीजिएगा। यंग यानी यंग जो है 13 की बात करता है और हर्ष जो है वो 15 की, यानी क्रोबर 6 की बात करता है। विस्लर यानी विस्लर आप हिंदी में चाहें तो विस्लर लिख लीजिए, विस्लर। और यंग किम्बाल यंग है, ये यंग मतलब किम्बाल यंग है। और ये हर्षकोविट्स है, हर्षकोविट्स जो है वो 15 की बात करता है। हर्षकोविट्स है, ये 15 की बात करता है। तो क्रोबर 6 की बात, विस्लर 9 की बात, यंग 13 और हर्ष 15 की बात करता है। आप CBY याद कर लीजिएगा, भूलेंगे नहीं। अगर हम बात करें सांस्कृतिक क्षेत्र हो गया, सांस्कृतिक प्रतिमान, जब सांस्कृतिक संकुल एक विशेष ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं तो उन्हीं पर सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण होता है। ये सांस्कृतिक कल्चर रूट बेनेडिक्ट की पुस्तक है, सांस्कृतिक कल्चर ऑफ पैटर्न्स पुस्तक है रूट बेनेडिक्ट की, उसमें सांस्कृतिक प्रतिमान जो करते हैं उल्लेख करते हैं ये वो। और बेनेडिक्ट 2 प्रकार के आत्मा, एक और ध्यान दीजिएगा, वन कल्चर वन पर्सनालिटी की बात भी, वन कल्चर एक संस्कृति और एक व्यक्तित्व की बात भी रूट बेनेडिक्ट करता है। और ये 2 प्रकार की जो आत्माएं की बात करते हैं, एक देवधर्मी, बेनेडिक्ट ही कहता है, एक देवधर्मी एक दानवधर्मी। तो आप देवधर्मी और दानवधर्मी में आप पढ़ेंगे, देवधर्मी और दानवधर्मी, ठीक है। तो दानवधर्मी, तो देवधर्मी कौन सी है, तो आपने पीजे याद कर लीजिएगा ताकि भूलेंगे नहीं। पी यहाँ ग्लोबो का ऑपरेटर, यानी ये क्या हुआ, प्यूब्लो और जोनी। प्यूब्लो और जोनी जो है देवधर्मी है, ग्लोबो और क्वाक्यूटल, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं ग्लोबो और क्वाक्यूटल है, ये क्या है, ये दानवधर्मी है। तो देवधर्मी और दानवधर्मी, कभी पूछते हैं ग्लोबो क्वाक्यूटल कौन सी है, तो आप देवधर्मी प्यूब्लो जोनी है, दानवधर्मी ग्लोबो क्वाक्यूटल है, इस बात का भी उल्लेख ध्यान दीजिएगा और कर भी लीजिएगा। तो ये सांस्कृतिक प्रतिमान यहाँ भी हुआ। अगर हम अभी दिखाया गया उसकी परिभाषा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके सांस्कृतिक विलंबना कौन सी है, प्रकार में पढ़ा, संस्कृत उपादान यान पढ़ा, ठीक। अगर हम बात करें संस्कृत की अवस्था भी आपने पढ़ लिया है। अगर हम बात करें संस्कृत से, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी संस्कृत से पूछते हैं कि कौन से धारणा किसकी थी, तो आप देखिएगा कि सांस्कृतिक एक परिस्थिति है, सांस्कृतिक परिस्थिति है और इसका उल्लेख जूलियन स्टीवार्ट करता है, इसका उल्लेख करता है परिस्थिति की। और सांस्कृतिक वर्गीकरण भी की उल्लेख भी जूलियन स्टीवार्ट करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, जूलियन स्टीवार्ट इसका भी उल्लेख करता है। और सांस्कृतिक कोड की भी करता है, कोड लिखा होगा, इसका भी उल्लेख जूलियन स्टीवार्ट करता है। तो सांस्कृतिक परिस्थिति, वर्गीकरण और सांस्कृतिक कोड, इंग्लिश में लिखा हो कोड, तो ये भी उल्लेख जूलियन स्टीवार्ट करता है। संस्कृत की आत्मा की बात जो है, संस्कृत की जो आत्मा है वो रूथ बेनेडिक्ट करता है। संस्कृत की आत्मा की बात रूथ बेनेडिक्ट करता है, रूथ बेनेडिक्ट, ध्यान दीजिएगा, रूथ बेनेडिक्ट संस्कृत की आत्मा की बात करते हैं। अगर हम गरीबी, कल्चर ऑफ पॉवर्टी की बात करें तो लेविस बात करता है, लेविस जो है, लेविस कल्चर ऑफ पॉवर्टी की बात करता है, गरीबी की संस्कृति कल्चर ऑफ पॉवर्टी है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी की बात करते हैं, POVERTY, पॉवर्टी, कल्चर ऑफ पॉवर्टी बात करते हैं, लेविस करते हैं। और उप संस्कृति, ध्यान दीजिएगा,
उप संस्कृति जो है, उप संस्कृति कभी कभी बोलते हैं कि उप संस्कृति किसकी अवधारणा है, तो उप संस्कृति जो है वो मैक्स वेबर की उप संस्कृति है, मैक्स वेबर की उप संस्कृति है। और अगर हम बात करते हैं कि सांस्कृतिक स्त्रीकरण की, ध्यान दीजिएगा, सांस्कृतिक स्त्रीकरण की भी और जो अवधारणा है वो मैरियट करते हैं, मैरियट करते हैं। और सांस्कृतिक, ध्यान दीजिएगा, सांस्कृतिक संरचनावाद जो है वो उल्लेख बोर्डोई करता है। और पुनरुत्पादन की भी बात बोर्डोई करता है, पुनरुत्पादन की बात भी बोर्डोई करता है। बोर्डोई है, पियरे बोर्डोई है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पियरे बोर्डोई है। तो संरचनावाद पुनरुत्पादन की भी बात करते हैं। और संस्कृत की आत्मा हमने पहले ही कहा कि रुट बेनेडिक्ट करते हैं। और इसके अलावा संरचनावाद हुआ, पुनरुत्पादन हुआ, गरीबी की संस्कृति हुआ, और इसके अलावा सांस्कृतिक स्त्रीकरण हुआ, ठीक है। खिचड़ी संस्कृति की बात जो है, खिचड़ी संस्कृति की बात, खिचड़ी संस्कृति जो है वो स्टोन ट्विस्ट करता है, वो स्टोन ट्विस्ट करता है, स्टोन ट्विस्ट है, ट्विस्ट बात करता है। और सांस्कृतिक लय का सिद्धांत भी ध्यान दीजिएगा, सांस्कृतिक लय का सिद्धांत है, सांस्कृतिक लय का सिद्धांत जो है वो लय का सिद्धांत वो ओपलर का है, वो ओपलर का है, ओपलर है। और कहीं एक कभी कभी पूछते हैं सार्वभौमिक और देशज संस्कृति की बात वो केनेथ पाइक करता है, या एपिक या एमिक कल्चर की बात करता है। या आप लिखते हैं कभी कभी एपिक और एमिक या एमिक कल्चर, तो केनेथ पाइक करता है, केनेथ पाइक है। ये यानी सार्वभौमिक और देशज संस्कृति की बात करते हैं। अगर संस्कृत कहें कि संरचनावाद पुनरुत्पादन, और यानी पुनरुत्पादन ये बोर्डोई करता है, स्त्रीकरण मैरियट करता है, खिचड़ी संस्कृति स्टोरी करता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद, कभी कभी सांस्कृतिक हम सापेक्षवाद खोजते हैं तो वो फ्रेंड बोआस की है, फ्रेंड बोआस की सांस्कृतिक सापेक्षवाद है। और भाषाई सापेक्षवाद वो एडवर्ड सापिर की है, भाषाई सापेक्षवाद। और आप ध्यान दीजिएगा कि एडवर्ड सापिर जो है वो मिथ्या संस्कृति का भी उल्लेख करते हैं, मिथ्या संस्कृति ध्यान दीजिएगा कि जो मिथ्या संस्कृति है इसका उल्लेख भी एडवर्ड सापिर करते हैं। संस्कृति के जो अगर हम जनक की बात की जाए तो टाइलर हैं, लेकिन अगर हम एकेडमिक जनक की बात करें तो वो फ्रेंड बोआस है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और टाइलर जो है वो मानव शास्त्र के पिता भी है। और अगर हम संस्कृत के जनक की बात करें तो संस्कृत के जनक हैं टाइलर, संस्कृत के जनक जो हैं वो टाइलर हैं। और अगर हम एकेडमिक जनक की बात करें तो फ्रेंड बोआस हैं। तो आज क्लास बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास